Hello, friends. Welcome to the next episode of our podcast series. And today it is all about कि इंश्योरेंस लेना सब सीख गए, लेकिन इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट होने पर कानूनी फाइट कैसे करनी है ये हम सब नहीं जानते. तो इन ऑर्डर टू हेल्प अस विद दैट टुडे वी हैव विद अस एडवोकेट अभिनव सक्सेना, जो काफी रिजेक्टेड क्लेम्स हैंडल कर चुके हैं. स्वागत है सर आपका. So Abhinav sir, we would like to know about your journey, like what made you come in law and how are you pursuing it ahead? So in 2009, I went to US to pursue my engineering. Undergraduate मैंने engineering में किया, electrical engineer by undergraduate degree. उसके बाद I worked in US for a good bit of time, and then 2014 में my father had a heart attack, and that is the moment I realized कि मैं US में हूँ, my father is here, he is sick, and I could not come. So that made me decide कि नहीं, I have to come back to India. And then when the question was, what will you do when you get back to India? The natural answer was, I'll pursue law because I'm a third generation lawyer. So that is how, after a period of 11 years in the United States, I came back to India, and now I'm pursuing a legal career in this general area. Amazing. So there are a few things that I would like to ask कि ये मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहा था कि मैं किसी एक लॉयर को ये बात पूछूं कि जनरली हम देखते हैं मूवीज में कोर्ट रूम बड़ा ड्रामेटिक होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्या रियल लाइफ में भी कोर्ट इतना ही ड्रामेटिक होता है? If you ask about dramatic, it is very dramatic, no doubt about that. But I don't think movies do a good enough job of capturing the real emotions that happen in the courtroom. Imagine कीजिए किसी एक का कोई इंश्योरेंस क्लेम ही ले लेते हैं. एक कोर्ट ने अगर रूल कर दिया, नो, द कंपनी हैज टू पे एन इंश्योरेंस क्लेम. इमेजिन कीजिए द इमोशन दैट पर्सन वुड गो थ्रू. आई हैव सीन क्लाइंट्स एट न्यूमरस इंस्टेंसेस क्राइंग इन कोर्ट बिकॉज अ जज हैज रूल्ड इन देयर फेवर, एंड देन कमिंग आउट एंड सेइंग, सर आप नहीं जानते हमारी जिंदगी का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. नाउ एज लॉयर्स, बिकॉज वी सी दैट क्वाइट ऑफन, हम लोगों का फिर थोड़ा सा इमोशनली वी गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द केस एंड वी फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड द रॉ पॉइंट्स ऑफ द केस. इंश्योरेंस में अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, तो द पॉलिसीज, द कॉन्ट्रैक्ट्स, द क्लॉजेस, द इंटरप्रिटेशंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं. बट नेचुरली द क्लाइंट विल फोकस मोर ऑन द इमोशनल साइड, द पर्सनल एस्पेक्ट, कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने पॉलिसी ली, 5 साल से मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, पहला क्लेम डाला सर, वो भी रिजेक्ट हो गया. दिस इज मोर ऑफ एन इमोशनल साइड ऑफ द क्लेम. So yes, it is very dramatic, but movies don't do a good enough job of representing what is happening in the courtroom right now. अभी तक के मैंने देखा है कि लाइक इंश्योरेंस पे एज सच कोई फिल्म नहीं बनी है. क्या ये टॉपिक बहुत बोरिंग है या लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है? I don't find it boring, honestly, but I can understand why a filmmaker would say कि नहीं यार, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ड्राई है. I can get that, because जब एक इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर कोई मूवी आती है, for instance, what would that entail? It would require us going through the policies, the contracts, the citations, what is the case law, rejection क्यों हुआ, what are the material facts. I don't think कि इस चीज़ पे काफ़ी एक अच्छा ड्रामा बन सकेगा. Honestly, I think that is perhaps why they leave that out. काफ़ी लोगों का होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या हुआ, आगे कुछ और कर लेंगे. That is why perhaps movies का tilt criminal law की तरफ ज़्यादा होता है. Very rarely you'll see a civil side of a matter happening in a movie. Right. Speaking about insurance, वो कौन सा सेक्टर है जहां पर इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा क्लेम्स आते हैं, वेदर इट इज लाइफ, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज जनरल? Specifically speaking, it is health. Of late, after COVID-19 pandemic, थोड़ा सा अवेयरनेस भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बढ़ गया है, and naturally people are falling sick and getting admitted, and now they are also preferring a higher quality of care. So because of that, health में काफ़ी सारे claims आ रहे हैं. लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं, बट दे आर ह्यूज. द वैल्यू ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस क्लेम इज ह्यूज, बट दे आर नॉट एज न्यूमरस. काफ़ी सारे जो क्लेम्स अभी और आ रहे हैं वो MACT की तरफ से आते हैं, मोटर एक्सीडेंट्स के क्लेम्स बोलते हैं उनको. when you run into when you have a motor accident, whether there is an injury, whether there is a death, or simple there is a car damage, इनके भी क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं. बट हेल्थ बाय फार इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्लेम्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन द कंट्री टुडे. स्पीकिंग अबाउट मोटर इंश्योरेंस, हमने देखा है जनरली मोटर इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट होता है विच सेज दैट अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो गवर्नमेंट इज लायबल टू पे यू सम अमाउंट. उसके बारे में क्या सत्य है? सो अगर एक्सीडेंट हुआ तो आई थिंक
उसकी वर्डिंग थोड़ी सी अपडेट होनी चाहिए. दैट मैसेज इज, इफ दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, दैट इट्स नॉट द राइट मैसेज. इफ यू हैव एन एक्सीडेंट और सामने वाला आपका व्हीकल वाला आपके सामने है, so that is not a hit and run case. तो उस केस में उनका थर्ड पार्टी इंश्योरर will indemnify you to your damages and losses. In case अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो they are personally liable. That much is clear. Where this misnomer has come from specifically is, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हिट एंड रन केसेस बहुत बढ़ने लगे तो एक सोलेशियम फंड क्रिएट किया, which is specifically created कि hit and run cases में when we are not able to trace a vehicle, at least some remedy should be available to the poor person who has maybe lost his limb or lost his life. इस केस में भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आके आपके हाथ में चेक पकड़ा के घर पे नहीं जाने वाला है. You will have to engage a good lawyer. That lawyer will file a claim, and that claim will be filed against the Solatium Fund. उसमें depending on the kind of damages and the injuries you have suffered, and depending on the kind of case you are putting before the judge, उस हिसाब से फिर आपको एक claim मिलेगा. That claim is limited to certain amounts in certain cases. It's not an unlimited one, but at least it is something there. We also see कि insurance में कई claims reject होते हैं. Let's say if we speak about health or life, so वो सबसे common reason क्या है, किस वजह से claims reject होते हैं? सबसे common reason जो मैंने देखा है, that is when you don't do proper disclosure of facts while taking the policy. मैं आपको एक केस बताता हूँ. एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट ने अपने वाइफ के लिए लिया. नाउ शी वाज क्लाइंबिंग ऑन हर रूफ, उसको स्ट्रोक आया. स्ट्रोक आने की वजह से वो गिर गई एंड शी पास्ड अवे. क्वाइट अ ट्रैजिक इंसिडेंट. अब दिस मैन बीइंग अ बोनाफाइड पर्सन, इन्होंने जाके क्लेम का फॉर्म सबमिट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास. नाउ इन अ वेरी इनोसेंट मैनर इंश्योरेंस कंपनी वेंट एंड सेड, सर आपके पास अगर इनके डेथ के पहले के कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे तो दैट वुड हेल्प अस प्रोसेस द क्लेम फास्टर. नेवर माइंड द रूल्स दैट से कि अगर लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है तो इतने दिन में आपको डिसाइड करना ही है. दोस रूल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज एडवाइजरी रेदर देन बाइंडिंग, व्हिच इज नॉट द लॉ. अब इन्होंने इनोसेंटली जो इनको मिला अपने वाइफ के मेडिकल रिकॉर्ड्स उन्होंने भेज दिए. टर्न्स आउट शी हैड हाई बीपी इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स. इंश्योरेंस कंपनी सेड कि इनको तो बीपी था, हाई बीपी का प्रॉब्लम था, आपने हमें डिस्क्लोज नहीं किया था पॉलिसी लेने के टाइम पे, एंड दे रिजेक्टेड द क्लेम. नेवर माइंड द फैक्ट दैट ही हैड बीन पेइंग द प्रीमियम फॉर 10 years. नेवर माइंड द फैक्ट दैट द बीपी दैट वाज हाई वाज इन one report. So many a times when you fall into these traps, what I have seen is there's a trend on insurance companies that they want to reject the claim. They look for a reason to reject the claim. So majority of the rejections are happening because of this particular reason. Second biggest reason is when you don't initiate the proper forms in a timely manner. मान लीजिए आप hospitalized हो गए. Now there is an unsaid rule, 24 hours में within hospitalization you have to inform. Better if you inform before. Many times people don't do that and then they fall into a trap of it. So ये दो कारण जो है, टाइमली मैनर में एक्शन नहीं लेना एंड आपने कोई पॉलिसी में सप्रेशन किया है, दीज आर द मेन रीजंस व्हाई यू विल हैव रिजेक्शंस इन क्लेम. फॉर दिस गाइडेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एजेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू गाइड की क्लेम्स के वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं या पहले क्या देने हैं. यस, व्हाट डू यू थिंक एजेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑर्डर टू गेट द राइट पॉलिसी, राइट डिस्क्लोजर्स? राइट पॉलिसी में आई थिंक एजेंट से बड़ा रोल किसी का नहीं है. आई नो देर आर ऑल दीज एप्स दैट आर अवेलेबल, पॉलिसी बाजार भी है, बट इवन आई हैव यूज्ड पॉलिसी बाजार. बट आई फाइंड जब तक आपके पास एक एजेंट नहीं रहेगा तब तक यू विल ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग अ पॉलिसी दैट इज परहैप्स नॉट सूटेड टू यू. जब क्लेम्स में आते हैं तब भी एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मेरे पास एक केस आया था, इट वॉज अ मेरीन इंश्योरेंस केस. There was a person who was in one of the tehsils. He was shipping his product all the way to Singapore. एक तहसील से, भंडारा की तहसील से, he was shipping the product to Singapore. He had a factory. It was well operating factory. उसको सिंगापुर से इतना बड़ा ऑर्डर आया कि वो अपने फैक्ट्री में उसे टाइमली मैनर में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था. So what he ended up doing, he found a separate manufacturer और उसने वहाँ से प्रोडक्ट शिप किया. I think that product was somewhere in Jalna, that manufacturer.
Naturally, when you want to ship it to your international customers, you always take marine insurance, transit insurance. अब क्या हुआ कि जब ये उन्होंने शिप कर दिया, ही टुक अ पॉलिसी, एंड पॉलिसी में उन्होंने ओरिजिन डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट भंडारा डाल दी, जबकि वो ट्रक जालना से निकला था, और वो जाके कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा टोटल लॉस हो गया उसके प्रोडक्ट का. आई थिंक द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंसाइनमेंट मस्ट हैव एक्सीडेड सम 60 लाख रुपीस और समथिंग. उस टाइम पे एजेंट ने प्रॉपरली लिख दिया कि द ट्रक लेफ्ट जालना, whereas what he ought to have mentioned in that case was the truck did leave Jalna, but जो उसका packaging material था that left from Bhandara. Simply a material was added to that packaging material and then it was shipped forward. Further, Jalna is on the way from Bhandara to Bombay, where the product would have been put on a ship and then sent. But because वो initial representation जो होता है claims में वो गलत हो चुका था, claim got rejected, it came to me, we fought the case is still pending, but the result of the repudiation is वो factory बंद हो गई. So you will find these cases where the initial representation made either makes or breaks a case. It's always better to consult a lawyer who is practicing in this sector before you make an initial representation to your insurance company, especially when you are filling in the claim form. सर एक बार देख लीजिए सब सही है कि नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इस आदमी की देखिए पूरी फैक्ट्री क्लोज हो गई. ऑलराइट, तो अब हमें ये ध्यान में आ गया कि क्या क्या रीजन से क्लेम रिजेक्ट होता है. अगर अब एज अ लेमैन अगर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, सो लीगली व्हाट्स द फर्स्ट प्रोसेस. सो आई वांट टू नो एकदम आसान तरीके से कि लाइक मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एंड देन व्हाट आफ्टर दैट एंड व्हाट आफ्टर दैट. सबसे पहला स्टेप, जो भी आपके कागज हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए और आपके लोकल लॉयर के पास चले जाइए, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास. आप उनसे ओपिनियन लीजिए कि सर इसमें क्या करना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आप पहला राइटअप देते हैं, विच एवर रूट यू वांट टू गो टू, किसी भी कोर्ट में आप जाएं, जो आप पहला राइटअप देते हैं वो आपके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, बंधनकारक रहेगा थ्रू आउट योर एंटायर लिटिगेशन हिस्ट्री. आपने बताया किसी भी कोर्ट में, सो व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी कोर्ट में? तो जब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो आपको एक डिसीजन लेना होता है. 3 ऑप्शंस मोटे मोटे आपके सामने आते हैं. पहला, आप या तो सिविल कोर्ट्स जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी किस टाइप की पॉलिसी है, डिपेंडिंग ऑन आपका किस टाइप का प्रोडक्ट आपने लिया है और आपका यूज केस क्या था. दूसरा, आप हमेशा जा सकते हैं थ्रू द ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर एंड देन द ओम्बड्समैन. और तीसरा, आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं. तो ये आपके पास 3 मेजर रूट्स हैं. बहुत कम इंश्योरेंस पॉलिसी में आर्बिट्रेशन का रूट होता है. अगर वो है तो दैट विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड आफ्टर लुकिंग एट द पॉलिसी. सो आप किस रास्ते से जा रहे हैं वो डिसाइड करना, और जो फर्स्ट राइटअप आप सबमिट करेंगे वो किसी लॉयर के थ्रू ही बनवाएं. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपने आप कुछ लिख दें और फिर सबमिट कर दें, क्योंकि थ्रू आउट द एंटायर जर्नी ऑफ योर लिटिगेशन, विच एवर रूट यू टेक, इट विल बी बाइंडिंग अपॉन यू. हमने ये देखा है कि हम ऐसे कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट. तो ओम्बुड्समैन एंड ये कोर्ट, ये कैसे सेपरेटेड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और हाउ डज थिंग्स वर्क अराउंड दिस? सो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि थिंक अबाउट अ सॉर्ट ऑफ अ मीडिएटर with whose order will be binding upon both parties. उसमें भी hearing होगी, but lawyers are barred, as I've told you. I'll see you in court वाला dialogue बहुत अच्छा लगता है, but if your case is fit to go to ombudsman, I would always take your case to ombudsman. The only caveat there is, जब argument होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको बैठाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये बोलना है और आपको वो बोलना होगा. You should be able to say those things confidently. You can avail the remedy of consumer forum as well. Now consumer commissions, up to 50 lakhs का लिमिट होता है कंज्यूमर कमीशन में. So if your claim is up to 50 lakh, you go to consumer commission. If your claim is above 50 lakhs, you go to state commission. Above 2 crores, you go to national commission directly. Consumer forum में usually you argue the point of unfair trade practices, unfair advertisement, unfair treatment of customers and clients. For instance, अगर आप कहेंगे कि सर ऐसी ही इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्होंने उस फलाने आदमी को तो आपने जब क्लेम दे दिया तो मुझे क्यों नहीं? That is them being unfair towards you. That is more focused on the point of a consumer not getting his right. उस तरह से फोकस था. Now, one of the biggest drawbacks of the commission was
कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो वो यूजुअली एक डिफेंस आ जाता था कि ही इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. फॉर इंस्टेंस टाटा की एक मान लीजिए कोई डीलरशिप है. इफ यू टेक दैट डीलरशिप, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उनके पूरे गोडाउन में आग लग गई, मान लीजिए 50-60 करोड़ का उनका इन्वेंट्री था, सब जल गया. नाउ earlier the prevalent understanding of law was that they could not come to consumer forum because they are not a consumer. Consumer law is there to protect ordinary people, ordinary consumer. Now that matter went all the way up to Supreme Court, and Supreme Court has said if the insurance is tangentially connected to your business, not directly, then you are within the definition of consumer. So for instance, a dealership में कार बेच रहा है कोई आदमी, उसका इंश्योरेंस जो ले रहा है, that is he being a consumer is using that insurance, so he can come to consumer forum. That is how the law is shaped by the court. You can also go to civil courts if in very very limited cases, if you have to go to, for instance, if there is actually a policy which makes you fall out of the definition of consumer court. Civil courts mein the only problem is you have to firstly pay the court fees, which is proportional to the amount of claim. And the second thing is, no lawyer can predictably tell you how long it's going to take to litigate a matter in civil courts because of all the methods of appeals that are provided, because civil court by definition is general law. So there is no cap on how you will appeal, how many judgments will be appealed. Everything can be taken to Supreme Court, all the way to Supreme Court. 3 levels of litigation to go to Supreme Court. Even the first application can be taken all the way to Supreme Court. So it may take more time. You will have to be a little bit more patient if you go to civil court. With ombudsman, that's not the case. 6 months. With consumer forum, I would probably say, if you are at Bhandara, for instance, 1.5 years. If you are at Nagpur, it would be a slightly longer period, 3 years, maybe 3.5 years, because Nagpur has more backlog of cases. ombudsman के पास जाने का, अगर किसी लेमैन के लिए मुझे ये भी पूछना हो कि ombudsman तक ये कैसे जाया जाता है, तो क्या इसका कोई चैनल है या गवर्नमेंट ने क्या कोई पोर्टल बनाया है? यस, देयर इज अ बीमा भरोसा पोर्टल जो बन चुका है. उसमें द आइडिया बिहाइंड दैट पोर्टल इज कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जो कि ओम्बड्समैन को लगे कि यार ये तो एट द कंपनी लेवल ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, और जब ये बात हुई तब ये पाया गया कि कंपनी लेवल पे कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है. कोई आपके कोई ग्रीवेंस है तो आपको सीधा ओम्बड्समैन के सामने जाना होगा. दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, हर इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट कर दिया. द जॉब ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर इज कि आप लोगों की जो मेजर ग्रीवेंस है अगर एक पर्टिकुलर कॉन्डक्ट के प्रति, उसे लें और उस पर एक जजमेंट पास करें. जो काफ़ी कॉमन रिजेक्शंस होते हैं वो अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपने लेवल पे सॉल्व कर दे तो द नंबर ऑफ लिटिगेशंस दैट आर गोइंग टू द ओम्बड्समैन वो कम हो जाते हैं, एंड देन द ओम्बड्समैन इज एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एक्चुअली सपोज टू बी हैंडल्ड बाय ओम्बड्समैन. यदि आप ओम्बड्समैन के जजमेंट से खुश नहीं हैं तो यू विल हैव टू गो टू हाई कोर्ट देयर आफ्टर, क्योंकि ओम्बड्समैन के जजमेंट में कोई अपील का प्रावधान नहीं है. दैट इज व्हाई यू गो टू हाई कोर्ट आफ्टर दैट. लेट्स से अगर कोई व्यक्ति लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकता या फीस नहीं पे कर सकता, तो क्या उनके पास कोई राइट्स है रिप्रेजेंट करने का अपने केस को? Yes, you are free to represent yourself throughout the cases at every level, no doubt about that. It is usually not recommended because जो lacunas होते हैं arguments के, and a layman cannot be expected to know all the tricks of the trade, if I may use that word. As far as fees is considered, अगर हम कोर्ट फीस की बात करें सिविल केसेस में जो कोर्ट फीस अगर आप नहीं पे कर सकते हैं तो देयर इज अ प्रोविजन अवेलेबल फॉर यू वेयर यू कैन से सर आई कैन नॉट अफोर्ड, एसेंशियली लेमैन भाषा में बोलूंगा, आई विल नॉट डाइव इनटू द टेक्निकलिटी. यू विल से सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसकी कोर्ट फीस, सो काइंडली परमिट मी टू पे फॉर्मल कोर्ट फीस ऑफ 200 रुपीज, एंड जब अगर क्लेम आएगा जीतूंगा तब मैं कोर्ट फीस डेफिसिट भर दूंगा. MACT के ट्रायल्स में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है. नाउ इफ यू गो टू अ लॉयर and you say सर मैं गरीब आदमी हूँ या फिर whatever XYZ financially I am very weakened right now, अभी सर ऐसा कीजिए कुछ कम में कर दीजिए मेरी ड्राफ्टिंग और फाइलिंग, जब क्लेम आएगा that time I'll pay you the advocate's fees. 99 out of 100 lawyers would probably agree to that arrangement and say ठीक है साहब जब अपन पैसा निकाल लेंगे तब आप मुझे पे कर दीजिएगा. So if you are poor, I don't think the doors of justice are closed to you. You still have access. You just need to know which way to go through. ग्रेट.
तो क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना लॉयर के केस जीते जा सकते हैं? Yes, yes. As a matter of fact, there is a case at Bhandara. There was a terrible fire that broke out. The man had the business of lubricants. तो उसके यहाँ आग लग गई. आग लग गई, and naturally when the inspection team came, they rejected the entire claim. He had two claims because he was living in his house which was above, and नीचे उसके inventory and godowns था. तो एक फायर का उसका कमर्शियल था, एक हाउस इंश्योरेंस था. बोथ वर रिजेक्टेड एंड द रीजनिंग वाज गिवन दैट वी फाउंड पेट्रोकेमिकल्स एट योर साइट, which was a very odd thing to say because it's a lubricant business जहाँ पे अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो लोग कंटिन्यूसली गाड़ियों को सर्विस कर रहे हैं, तो अगर कुछ ड्रॉप्स ऑफ डीजल डल गया और आपको ट्रेसेस मिल गए, तो दैट्स नॉट अ गुड रीजन टू रिजेक्ट द क्लेम. I know for a fact he consulted me. I helped him with the initial write-up, and then he said, okay, I'll now represent myself. And he's fighting the case himself right now at Bhandara Consumer Commission. And he won one case already. The other one he's about to win, I think. When you go before the courts, the key is to be formal, to be polite, and just put the facts as they happened in a crisp manner to the court. As long as you are able to do these three things, you don't need to argue with the opposite lawyer because you are a party in person. The court will always give you an advantage, and the court will also take care of you from the point of view of rights. मान लीजिए कोई law point है और वो court को दिख रहा है, तो they will undertake the research. The judges are gracious enough that they do that. So yeah, you can represent yourself and you can win by representing yourself. So something like that happened in Oh My God. He represented his case himself. Yes, so exactly like that. Yeah, actually, if I remember the movie correctly, he got the case drafted. Right. Because वो forms वगैरह proper होने चाहिए, उसमें कोई relaxation नहीं मिलता है. Once he got the case drafted, he said मैं अब खुद करूँगा, which is a very, I wouldn't say it's a great way, because like I said, if you lose by doing this adventure, then there is so much to lose. So I wouldn't want people to risk everything by doing this. But if you're confident enough, yes, no problem. लेट्स से अगर किसी का कोई क्लेम है, मानो छोटा है 1 लाख रुपए का, और उसके अगर लिटिगेशन में अराउंड 30-40 हज़ार रुपए खर्चा हो जाते हैं, तो क्या कोर्ट अगली इंश्योरेंस कंपनी को या अगले पार्टी को ये कहता है दैट यू हैव टू गेट दैट कंपेंसेटेड? आई डोंट थिंक 30-40,000 इज रीजनेबल, एटलीस्ट नॉट इन द आईज ऑफ कोर्ट. So advocates are bound by the fee schedule that is prescribed by Bar Council, and if you look at that fee schedule, it is terribly outdated right now. For whatever reason, it has not been updated for quite a long time now. I have seen consumer forums at Bhandara specifically granting you lawyer charges of litigation expenses of about 10 to 15,000 rupees. If any fees is charged above that, very rarely do I see a recourse being taken कि वो ऊपर की जो मेरी वकील की फीस है वो मैं निकाल के दूँ. But for a 1 lakh rupee claim, I also don't think a lawyer should charge 30,000. But that is my personal opinion. I don't think, because जब आप at the end of the day, अगर कोई 1 लाख के क्लेम को लिटिगेट करने आ रहा है, by definition he is financially in a sort of a shocked position. For you to charge that amount is, I think, a little bit too much. उसको थोड़ा relaxation देना चाहिए. And every lawyer that I know, every good lawyer that I have spoken to, you will find that lawyers don't end up charging exorbitant fees in every case. अगर आपको कोई एक बड़ा क्लाइंट मिलता है तो उसमें पर हियरिंग के आप लैक्स चार्ज करते हैं. बट देन देयर आर न्यूमरस केसेस जहां आप लिटरली फ्री में काम करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर ट्रेन्ड टू बी. तो अगर कोई 1 लाख का क्लेम आएगा तो ले लेंगे उसको, क्या as cheap as possible में करके दे देंगे. That is usually the approach. Speaking about motor insurance claims, क्या कभी ऐसा होता है if there is a case, हर बार मोटर क्लेम्स में FIR दर्ज करना जरूरी है? No, not necessary. FIR is a supporting document that is always going to help you. FIR का मतलब है that a criminal action and criminal law has been initiated. बट काफ़ी बार एक्सीडेंट्स इस तरह के होते हैं जहां गलती भले ही एक पार्टी की हो, बट इट डज नॉट राइज टू द लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी. उसमें एक्सीडेंट का पंचनामा पुलिस वालों से बनवाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट कि आप बोल सकते हैं ये नॉन नेगोशिएबल है, बट इट नीड नॉट बी ऑलवेज टर्न्ड इनटू अ FIR.
ये एक मिसनोमर है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट कि बिनाइन एक्सीडेंट्स का क्रिमिनल लॉ में इंट्रोड्यूस करके इस पॉइंट पे लोगों को हैरास भी किया जा रहा है. सो यू डोंट हैव टू हैव अ एफआईआर if the accident does not rise to the level of criminality. Usually the police will be there to sort of guide you कि नहीं इसमें हमें FIR करना ही करना है, या फिर इसमें काफ़ी बार पुलिस वाले बोलते हैं साहब आप पे है, अगर आपको करना है तो कर देंगे, हमें नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे. If they are saying this language तो they are thinking कि नहीं ये accident criminality के level तक नहीं जाता है, but if you want we'll take your report. इंडिया में मेजरली ये देखा गया है कि कई मोटर क्लेम्स सिर्फ इस रीजन से रिजेक्ट होते हैं कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था. सो क्या हर बार ड्राइवर के पास लाइसेंस न होने पर क्लेम रिजेक्ट होते हैं? सो द कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड कि व्हाई शुड अ थर्ड पार्टी सफर ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक ऑफ समवन एल्स. राइट. तो थर्ड पार्टी क्लेम्स अगर रिजेक्ट हो भी रहे हैं, the courts will come to the aid in such a scenario and they will usually end up allowing the claim कि नहीं थर्ड पार्टी तो आपको देना ही होगा in terms of claim. भले आपका जो खुद का लॉस हुआ है गाड़ी का, आपके खुद का लॉस ऑफ लिम्ब है, we will not cover that because you are in breach of policy. But थर्ड पार्टी से usually escapes are very difficult. सो अगर लाइसेंस नहीं है तो ओन डैमेज का इंश्योरेंस का क्लेम ना मिले, बट थर्ड पार्टी जो भी क्लेम होगा वो शायद yes. So you have to understand insurance is introduced as a social welfare mechanism. If you take insurance out of this motor vehicle sector, you will end up in a scenario जहाँ पे various people are dying because of faults on road, because of the infrastructure problems, because of speeding, whatever may be the case. And they are left with everything devastated behind them. एक कोई अगर ब्रेड विनर है, मान लीजिए वो 20,000 25,000 रुपए कमा रहा है और अपने फैमिली को पाल रहा है, सडनली यू टेक दैट पर्सन आउट ऑफ द इक्वेशन, यू आर लेफ्ट विद अ यंग वाइफ, 2 young children and they are destitute. The idea is कि इन लोगों को कुछ टोकन ऐसा मिल जाए कि इनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह ना हो जाए. इमोशनल लॉस कैन नेवर बी करेक्टेड बट फाइनेंशियली दे कैन बी सॉर्ट ऑफ टेकन केयर ऑफ. सो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सोशली beneficial legislation है MACT का, and that is why you will find that the courts almost always lean towards the people who are coming before the courts with a genuine case. To the point मैं आपको एक interesting बात बताता हूँ. There is a concept called pay and recover. It's a very weird concept to understand, but I think I'll try. कोर्ट ने ये होल्ड किया कि we find that the insurance company is not liable to pay. ठीक है, there was a fundamental breach of the policy and the insurance company is not liable to pay. Legally we find that, but we order you to pay and recover. So the insurance company has to pay and they have the right to recover that amount from the vehicle owner. Rather than the order being passed and letting the claimant claim against the owner, let the claimant be paid, let him go out of the picture. You being the insurance company with all the lawyers and all the offices and all the might of an insurance company, you recover the amount from that person. Because recovering an amount from a particular person is quite an arduous ordeal. So pay and recover का concept भी आया, which is counterintuitive to the mind की policy breach है तो फिर हमें कैसे order दे दिया. But it is there simply because equity of the claimant has to be kept in mind. That is so amazing from a layman's perspective in order to understand कि इतना ज़्यादा caring होती है court. Alright, speaking about this, let's say हमने ये देखा है whether it is life insurance or whether it is general insurance कि नॉमिनी वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास पैसे का हक होता है. Oh, yes. तो what would you like to tell about layman के लिए ये लगता है कि नॉमिनी वो व्यक्ति है जिसका पैसे पे हक है. So how would you like to break that myth? Nominee is just a custodian. जब आपका कोई मान लीजिए for instance you consider death for one case, एक custodian होता है जिसके पास पैसा आ गया है. It is his legal duty to keep that amount safe till the succession or the probate proceedings take place. मान लीजिए एक कोई फादर है, उनके 2 बच्चे हैं फॉर इंस्टेंस, एक बेटा एक बेटी, उन्होंने बेटी को नॉमिनी बना के रखा है. That does not mean she has the right on that insurance money and that she can spend it how she wants. अगर will नहीं है
एंड अगर मान लीजिए सक्सेशन होता है तो 50-50 सारी चीजें हो जाती हैं इन दिस केस. तो इस केस में इट वुड बी द राइट ऑफ द सन to seek 50% of the compensation from their daughter, and she is paid in the capacity as a caretaker or fiduciary capacity में उसको payment मिला है. She cannot claim to be owner of it till probate or succession courts decide who is owner of how much % of the estate that is left behind. तो nominee ये काफी बड़ा misnomer है हमारे यहाँ. Nominee is the owner. That's not the case. Nominee is merely a custodian. ऑलराइट, तो अगर मैं इसे और ब्रेक करना चाहूँ तो इट इज एज गुड एज कि अगर पॉलिसी में किसी का नॉमिनी है और उसके बाद अगर कोई लीगल हायर उस पर केस करता है तो वो नॉमिनी का हक बनता है कि उन्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे. हक नहीं, इट वुड बी अ बाउंडिंग ड्यूटी. मैं आपको एक केस बताता हूँ. अभी दिस इज एक्चुअली दिस हैपेंड विद अस इन आवर प्रैक्टिस. एक फादर ने अपने डॉटर को नॉमिनी बना दिया और जब विल डीड की तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा पैसा उसने अपने सन को बिक्वीथ किया. ऑफ कोर्स नॉमिनी के रूल्स के हिसाब से इंश्योरेंस पे आउट केम एंड द डॉटर गॉट दैट मनी. जब विल एग्जीक्यूट हुई द डॉटर वाज ऑर्डर्ड टू पे द एंटायर सम टू द सन with litigation cost and with all the other interest and damages that were caused by her delay. क्योंकि ये कोर्ट का प्रोसीजर हो एंड नेचुरली यू हैव टू गो थ्रू 5-6 ईयर पीरियड लिटिगेशन. तो उसके बाद वो उसे पे करना पड़ा. अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस हमने इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा कई बार देखा है, वेदर इट इज लेट्स से म्यूचुअल फंड्स और वेदर इट इज पीएमएस और वेदर इट इज एट अ लोकल लेवल पथ संस्था और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहाँ पर भी काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है. वुड यू लाइक टू एनहांस ऑन अ पार्ट जहाँ पर आपने ऐसा कोई केस देखा हो कि कोई लीगल बाइंडेशन में कुछ हुआ हो? The most common kind of fraud जो आज हो रहा है, now I use the word fraud because I believe fraud is happening in that manner. काफी बार लोग आते हैं कि सर मैंने ये एग्रीमेंट किया है, मैंने इस आदमी के साथ और इसको मैंने लेट्स से 20 लाख रुपीस दे दिए थे. ही प्रॉमिस्ड कि ये मुझे हर महीने इतने इतने % रिटर्न देगा. इसने बोला था कि ये ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और बहुत पैसा कमाता है, तो ये मेरा भी करके देगा और करने के कुछ % फीस रखेगा. और फिर बोला जाता है कि सर पहले कुछ महीने तो पेमेंट आया, उसके बाद अब पेमेंट आना बंद हो गया, अब ये एग्रीमेंट है, आप इस पर केस कीजिए. आई यूजुअली डोंट टेक दिस काइंड ऑफ केसेस. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैं ये केस अगर जीत भी जाऊंगा merely because a court has said कि yes you are liable to pay him this amount, executing that order has significant challenges. वो आदमी अपने नाम पे कोई एसेट्स नहीं रखता है, जीरो बैलेंस के बैंक रहते हैं, बैंक अकाउंट्स रहते हैं, तो उसके बाद हाउ डू यू रिकवर दैट? इट बिकम्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी. मेनी टाइम्स वो आदमी आपको मिलता ही नहीं है. So it becomes a very problematic situation जहाँ पे you just have to take the loss and say okay it's just not worth it to pursue this. I would strongly suggest कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे आप बोलें कि मैं आपके अकाउंट में आप मुझे ऑथराइजेशन दे दो, मैं आपके नाम पे ट्रेडिंग करूंगा, पैसा आप ही के नाम पे रहेगा, या फिर मैं आप मुझे पैसा दीजिए मैं मेरे अकाउंट से आपकी ट्रेडिंग करूंगा, यू ऑलवेज डिसिस्ट फ्रॉम इट. पैसा अगर आप उनके हाथ में दे रहे हैं तो उसमें कंसिडर दैट मनी हैज गॉन. Further, if you actually end up giving your account to certain person for him to operate, उसमें मैंने देखा है कि फिर वो शुरू करते हैं ऐसे काम जिसमें आपके ऊपर MPID के केसेस लग जाते हैं. They will get entries of crores of rupees and then they will get it into cash withdrawal हो जाएगा उसमें. You will be left with tax liabilities and then you will be also left with various people who will be claiming कि मैंने आपके खाते में इतने इतने पैसे दिए, अब आप मुझे वो वापस कीजिए. Because when a fraudulent activity happens, large amount of sum is solicited from a lot of people and your account is being used as a front जहाँ पे वो पैसा incoming है. So it's always a good idea to desist from all of these things. In my opinion, there is no quick way to earn money. I know market में सब वही ढूंढ रहे हैं, but I don't think that exists. You talked about पथ संस्थास. पथ संस्थास में फ्रॉड का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट पथ संस्थास में सॉल्वेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. Unless you are fully confident that a path sanstha is running and it has been running for the past so many years and it has been declaring some profit, I would strongly advise कि you do the due diligence before you get associated with the path sanstha in any manner.
पद संस्था में फ्रॉड नहीं होता है, बट पद संस्था क्या करती है, लोन्स बांट देते हैं. यूजुअली पद संस्था अनसिक्योर्ड लोन्स बांटते हैं. अनसिक्योर्ड लोन्स को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड देन द मनी दैट हैज बीन लोन्ड आउट इज डिपॉजिटर्स मनी. Because the depositor's money has been loaned out, now when the depositor goes to say, okay, मेरा पैसा वापस दीजिए, usually the answer is साहब अभी तो नहीं है. They are not saying no, we don't owe you this money, no, we will not give you this money. They are just saying we cannot pay you right now क्योंकि वो लोन हमने उसको दिया है और उसने भी जब वापस करेगा तब हम आपको वापस करेंगे. अब वो वापस नहीं करे तो क्या? Now US में there is a concept called FDIC where your deposits are insured. In Pad Sanstha, a similar concept has been introduced, but it has not been implemented properly. So whatever money you put in a Pad Sanstha, be sure कि उसके जो proprietors हैं, उसका जो board of directors हैं, they are backing the Pad Sanstha and running the Pad Sanstha in a proper manner, and only then you should get affiliated with it. नहीं तो उसके अलावा Pad Sansthas have a history of sort of dying very quickly, leaving nothing but loss to various people. सो नेशनल बैंक्स में जो 5 लाख का एक इंश्योरेंस मिलता है एवरी एफडीज दैट यू डू, वो पद संस्था में अभी नहीं है. On paper it is there. Okay. On paper it is definitely there. But like I've said, उसका proper कोई department नहीं है, उसका कोई redressal mechanism नहीं है. Okay. It's there on the paper, it's not present in the mechanism yet. It will take some more time, I guess, to come forth. मैंने ये भी देखा है कि ये सारी चीजें पोस्ट कोविड काफी चेंज हुई. सो अगर ऐसा पूछना चाहे कि पोस्ट कोविड क्लेम सेटलमेंट्स में या इन प्रोसेसेस में कोई चेंजेस आए हैं, वेयर दे पॉजिटिव एंड हाउ हैज इट हेल्प पीपल? पोस्ट सेटलमेंट एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो मैंने देखा है, दैट इज कि इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड टू रिजेक्ट द क्लेम पार्शियली. मान लीजिए आपका 3 लाख का क्लेम अमाउंट बनता है, तो वो आपको फॉर नो रीजन, और मे बी दे विल साइट अ फ्रिवोलस रीजन लाइक ओवरचार्ज, वेरी they will just use a very generic reason, overcharge, and say हम आपको 2.5 लाख ही देंगे. And perhaps the mindset is कि चलो 50,000 तो बच गए अपने, and then they are thinking कि ये 50,000 के लिए भाग दौड़ और कोर्ट कचहरी नहीं करेगा. 50,000 का बेसिकली इसको कम दिए तो ये भी खुश है कि 2.5 तो मिले और हमें 50,000 बच गए. That is the kind of thinking perhaps they are adopting. I think it is very unfair. I think even 1 rupee less than what you have promised to settle is worthy to take to the court. You should sort of not give up the amount. काफी लोग होते हैं, अरे नहीं दिया जाने दो ना, इतना दिया तो भी चला लेंगे. ये जो एटीट्यूड है उसका फायदा उठा रहे हैं. There is frivolous rejection in a partial manner, which I think is at my level. If you're a lawyer and you're dealing with insurance products, considering कि insurance इतना आप इतने सारे cases देखते हैं, you end up sort of disbelieving कि insurance product होना भी चाहिए क्या. But when I come to you and talk to you about it, you always get an idea कि नहीं, insurance is very beneficial and it should exist, and the cases that come to us are actually a niche amount of cases. It's not a large amount of cases. So yeah, post COVID I've seen a trend where there is a partial repudiation of claim for frivolous reason, and then if you want to get that money out of the insurance company, you can always file a claim at an appropriate court. So we are coming with such kind of cases where it is written that customary and reasonable charges and the claim is getting rejected with partial amounts, and it is very difficult कि हम वो छोटे अमाउंट के लिए इसको represent कर पाए या उस पर कोई legal action ले पाए. So whatever you are saying is true out of ground experience. So I think we have a very fair idea about claims कैसे परसूट करने चाहिए आफ्टर रिजेक्शन, एंड उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं एंड क्या मेजर रीजंस है. सो आई थिंक दैट्स टाइम फॉर कंक्लूजन. एंड सो डू यू हैव एनी फाइनल थॉट और अ क्लोजिंग लाइक फॉर दिस? My personal experience and personal advice to all, every person that I have talked to, get your insurance as early as possible in life. You're never too early. Like as you age, like today at 30, 35, people are getting sugar, people are getting diabetes, BP के problems आ रहे हैं, heart के issues आ रहे हैं. They're happening at much younger age. So the traditional wisdom कि अरे मेरे पास time है, insurance तो 40 में लूँगा. By that time, you would probably be ineligible for a lot of insurances. So if you're planning on taking term plan, if you're planning on taking any insurance, get it done as early as possible. Probably start thinking about it at 22, 23. So that your body is fit and you get a good policy, you lock in a good rate, and then you continue that policy for the rest of your life. That would be my personal advice. But I think, Ram, you're better to advise on this front than I am.
That's it from our end. We had Advocate Abhinav Saxena telling us all the details about how should we go ahead with rejections. Thank you, sir, for this. And till the next episode, Surakshit Rahiye.